हैसियत में आज आपकी मुलाकात ऐसी हस्ती से कराने जा रहा हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में पत्रकारिता की, कलम उठाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए वो आगे बढ़े और आज राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप से काम कर रहे हैं बीजेपी में। और उनकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से युवाओं को जोड़ते हुए उत्तराखंड के अंदर 2017 का चुनाव जीता जाए, बीजेपी का कमल का फूल वहां पर आए। मैं बात कर रहा हूं अनिल बलूनी की, उनसे जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। अनिल जी, पहले तो दिवाली की मुबारकबाद। और ये कहा जाता है कि भगवान राम की जीत पे विजयदशमी हुई थी, घी के दिए अयोध्या में जले थे। देवभूमि में आप 2017 में घी के दिए कैसे जलाएंगे और आपके पास क्या रणनीति होगी कि आप ना हारें? देखिए, आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं, आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में आपने कहा है कि कैसे घी के दिए जलेंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसके डीएनए में भारतीय जनता पार्टी है। उत्तराखंड का आंदोलन चला, बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, बहुत लोगों ने अपना अपमान झेला, उसके बाद उत्तराखंड बना, बहुत त्याग के बाद ये राज्य बना है। लेकिन मुझे आज कहते हुए बड़ा संतोष है कि उस उत्तराखंड को बनाने के पीछे अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति थी तो भारतीय जनता पार्टी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस वक्त अटल जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया उत्तराखंड राज्य को बनाने का, और एक उत्तर प्रदेश का हिस्सा काटा, जब एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से नाराज़गी मोल लेने का रिस्क लिया, तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है उत्तराखंड को बनाने में। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लोग उसके लिए ऋणी भी रहे हैं। कुछ गलतियां रही जिस कारण राजनीति हम लोग का कुछ असफलताएं हम लोगों को मिली, लेकिन उत्तराखंड के डीएनए में भारतीय जनता पार्टी है। और अब लोग समझ चुके हैं कि जिस तरीके से हरीश रावत ये सरकार चला रहे हैं वो सरकार अब चलनी नहीं चाहिए। लोगों ने मन में तय कर लिया है कि भाजपा आ रही है और कांग्रेस जा रही है। लेकिन मेरा एक और बात कहना है, हम नेगेटिविटी के साथ नहीं जाने वाले चुनाव में, हम एक सकारात्मक रुख के साथ जाने वाले हैं। और हम एक एजेंडा के साथ जा रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से विकास हो, उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से विकास के एक एजेंडा तय हो। जैसे देश भर में हमने 2014 में एक विकास के एजेंडे पे जीते, उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर एक विकास का एजेंडा लेके जा रहे हैं। उत्तराखंड की कैसी संकल्पना हो उसको लेके जा रहे हैं। क्या है वो मास्टर प्लान, क्या है आपका? देखिए, उत्तराखंड 16 साल एक टीन एज किशोर अवस्था में उत्तराखंड है। उत्तराखंड का कैसे विकास होना चाहिए, एक टीन एज्ड जो किशोर जो होता है उसके कैसे सपने होते हैं, उन सपनों को समझना पड़ेगा, जिसको हरीश रावत समझने में असफल रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर आप देखिए, बेरोजगारी जो इस तरीके से बढ़ी है, जिस तरह शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ पाया। आज उत्तराखंड में जिस तरह से आप बेरोजगार पैदा कर रहे हो, शिक्षित बेरोजगार पैदा कर रहे हो, आपके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने रोजगार बढ़ा दिया, और आपके यहाँ की केंद्रीय जितनी संस्थाएं उनकी रिपोर्ट है, आज वो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से काम कर रहा है और वहाँ सब इजी टू बिजनेस का वो सबसे बड़ा प्रदेश है। देखिए, मैं वही बात कहने वाला था कि आज उत्तराखंड के अंदर आप बताइए कि क्या उत्तराखंड में पढ़ रहा बच्चा कहीं दिल्ली या महानगरों से कम्पीट करने की हालत में है? क्या आपने इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी रखी है? क्या आप बच्चों को ऐसी शिक्षा दे पा रहे हैं, उनका ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहे हैं? एक विषय मेरा शिक्षा था। दूसरा, आप बताइए, उत्तराखंड 21वीं सदी का राज्य था, सबसे युवा राज्य था उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी? आज तराई में जिस तरीके से महानगर बसे हैं, नगर बसे हैं, क्या टाउन प्लानिंग नहीं होनी चाहिए थी? बताए हरीश रावत कि अपने टेन्योर में टाउन प्लानिंग के लिए क्या गया। आज हल्द्वानी कितना बड़ा बन गया, आज रामनगर बड़ा बन रहा है, आज कोटद्वार बड़ा बन रहा है। वो तो तराई में वो तो कह रहे हैं हम प्लान करके लेके आते हैं, आपने स्मार्ट सिटी के लिए दर्जा ही नहीं दिया। हमने इतनी बार अप्लाई किया और आप दे नहीं रहे हैं देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, आप बदला ले रहे हैं। हाँ, मेरी बात हो जाए फिर मैं बताऊंगा आपको। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी थी, किस बेतरतीब तरीके से विकास हुआ है। क्या वहाँ प्लानिंग नहीं होनी चाहिए थी? क्या वहाँ इस तरीके से शहर नहीं बनना चाहिए जैसे आधुनिक शहर बनते हैं? अरे मोहनजोदड़ो देख लो, हड़प्पा की संस्कृति देख लो, वहाँ उन्होंने कैसे शहर बसाए, आप लोगों ने क्या हाल करके रख दिया। आप लोगों ने वहाँ कोई कहीं सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, कहीं पार्क की व्यवस्था नहीं, कहीं कुछ नहीं है। इस तरीके से राज्य बनाए गए। दूसरा, पलायन के लिए क्या किया गया? आज बताओ, हरीश रावत अपने आप को गधेरू कहते थे कि मैं तो गधेरे में घूमने वाला आदमी हूँ, मैं तो जंगल में घूमने वाला आदमी हूँ। अरे भैया, वो गधेरू साहब कहाँ हैं? वो उत्तराखंड कहाँ अपने पलायन रोकने के लिए एक आदमी का पलायन रोक के दिखाया तो बताइए किसके लिए किया? लेकिन उसके दोषी आप भी तो हैं, आपके लोग भी तो वहाँ मुख्यमंत्री रहे, आपके भी तो 4 मुख्यमंत्री रहे। नहीं, बिल्कुल हमारा बीच में एक 5 साल का टेन्योर हमको मिला,
उस पर बहुत अच्छा काम किया गया, लेकिन उसका पहले का और बाद का टेन्योर जो वो शैडो कर गया। और जिस तरीके से हरीश रावत जी ने काम किया है, देखिए उसको आज उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। मेरा यह मानना है कि उत्तराखंड जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, उत्तराखंड में जिस तरह से नींव डाली जानी चाहिए थी, उसमें हरीश रावत बहुत बड़ी सफलता है। और हरीश रावत इस उत्तराखंड के सदैव विरोधी रहे हैं। मेरे को लगता है मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर उसको कांग्रेस की असफलता है तो विजय बहुगुणा को आपके यहाँ जगह कैसे मिल जाती है? वो भी तो कांग्रेस के ही थे। अगर आप बात करेंगे असफलता की, तो आपने उस असफल आदमी को अपने यहाँ क्यों ले लिया? देखिए, एक तो विजय बहुगुणा जी ने बहुत चीज़ें स्पष्ट की हैं। अगर आप, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं आपके मीडिया में भी वो आई हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में क्या कोई पहली बार पार्टी बदली गई है क्या? क्या डेमोक्रेसी में पार्टी बदलने का अधिकार नहीं है क्या? क्या जमहूरियत में इस तरह के काम करना अलाउड नहीं है? अधिकार है, बिल्कुल है। आपने एक बात कही थी, अटल जी की विरासत आप लोग लेके चल रहे हैं। बीजेपी एक काडर बेस्ड पार्टी है। आपने कहा हम गलतियों से हारे, फिर 12 लोगों की गलती आप तोड़ के कांग्रेस से ले आ रहे हैं, जिनका डीएनए ही नहीं है आपका। आप राष्ट्रवादिता की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि साहब हमको एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जिसमें सब संबल हों। कांग्रेस ने तो कभी सबको संबल किया ही नहीं है। कांग्रेस ने तो हमेशा तुष्टीकरण की है। ये आपके आरोप हैं। नहीं, देखिए ना, मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए लोग टूट के आए हैं। और ये लोग टूटने का बहुत सारे रीज़न थे। एक सबसे बड़ा कारण इन लोगों के टूटने का था कि हरीश रावत सामूहिकता में विश्वास नहीं करते थे। हरीश रावत किसी के साथ काम नहीं कर सकते। हरीश रावत एक नकारात्मक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। हरीश रावत का अगर इतिहास देखेंगे, सदैव नकारात्मकता की राजनीति हरीश रावत ने की। अगर आप हरीश रावत को जानते हो, हरीश रावत वह शख्स हैं जो उत्तराखंड आंदोलन के समय में कहते थे कि उत्तराखंड नहीं बनना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी नेगेटिविटी थी। उत्तराखंड बनने का लगातार विरोध करते रहे। जब उत्तराखंड बना तो कैसी लालसा है, कैसी निर्लजता है कि सबसे पहले उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए आ गए। जब उनको नहीं बनाया गया, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को बना दिया गया। 5 साल तक पंडित नारायण दत्त तिवारी को राज नहीं करने दिया। रोज दिल्ली विधायक लेके आते थे, रोज कहते थे हटाओ, रोज कहते थे हटाओ। उसके बाद जो हुआ सबको पता है। उसके बाद विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बन गए, तो रोज हटाओ। दिल्ली में कितना बड़ा नौटंकी की अपने घर पे उन्होंने, कितने दिन तक वो आडंबर चलता रहा दिल्ली के अंदर। पूरे देश ने देखा है कितनी निर्लजता के साथ उन्होंने राजनीति की। लेकिन फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका आया, फिर बन गए। चलिए, हम कहते हैं एक बार तो मुख्यमंत्री बन गए, आपका स्वप्न था, दुस्वप्न पूरा हो गया, तो भैया अब तो कम से कम राज करो। उसके बाद इसको निकालो, उसको निकालो, सबको हटाओ, किसी को मत रखो। हर आदमी को भगाने में पार्टी में तुले रहे और अंत में कांग्रेस को सिर्फ सारे लोगों को हटा दिया। अब एक हरदा कांग्रेस बची है, हरीश रावत और उनका कुनबा। उसके अलावा उस कांग्रेस में कुछ नहीं है। कुछ दिनहीन लोग हैं जो कि अपना समय पास रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी हरीश रावत, हरदा एंड कंपनी, उनका कुनबा। अच्छा, आप मानते हैं हरदा को आपने हटाने की एड़ी चोटी का जोर लगाए, ये हरदा कहते हैं। हाई कोर्ट से हरदा जीत जाता है, सुप्रीम कोर्ट से हरदा जीत जाता है। वो कहते हैं आपने खरीदने की कोशिश की, आप खरीद नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से जब आप देखते हैं तो आखिर हरदा इतना शक्तिशाली कैसे है? देखिए महोदय, हमने तो ऐसा दुनिया में देखा नहीं। कितना बड़ा झूठ का चैंपियन कोई हो, जो आदमी पूरे दुनिया, पूरे देश के चैनल जिसको देखते हो, जो कह रहा हो कि 50-100 करोड़ रुपए लग जाएं, इतना खरीद लो, उतना बेच दो, फलाने को खरीदो, फलाने को खरीदो। जिनका एक एमएलए कह रहा है कि मैंने 25-25 लाख रुपए सारे विधायकों में बंटवा दिए हैं, हरीश रावत जी ने मेरे को एक फॉर्च्यूनर दी, फलाने को इतने दी। जो आदमी पकड़ा जाता है टीवी चैनल के ऊपर, जो आदमी लाइव पकड़ा जाता है, आप लोगों ने सबने लाइव टेलीकास्ट देखा है उसका, और उसका आरोप हम पे लगाता है। इससे बड़ी निर्लजता पूरी दुनिया में कहीं आपने देखी? अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ये सब हुआ, ये सब कैमरों के सामने हुआ, राष्ट्रपति शासन आपकी तरफ से लगा, केंद्र सरकार लगाती है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आपको हटाना पड़ता है? ऐसी कौन सी उनके पास ताकत आ जाती है? अगर उनकी सरकार, आप कहते हैं, असंवैधानिक तरीके से चल रही है, तो फिर संविधान की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगा, उन्हें क्यों हटाना पड़ा आपको? देखिए, आपने कहा कौन सी शक्ति, और शक्ति मैं आपको बता चुका हूँ। आपने खुद देखा, उनके एक विधायक मदन बिष्ट ने बताया है। कौन सी शक्ति ने सरकार बचाई है ये आपको भी पता है, मुझसे मत बुलवाइए, सबने देखा है, देश देख रहा है। कितने खनन के टेंडर दिए गए, कितना खनन के ठेके दिए गए, ये सब शक्ति है भाई। उसी शक्ति ने बचाया है जो आप लोगों ने टेलीविजन पे साक्षात देखी है। वही शक्ति है हरीश रावत को बचाने वाली।
वो तो कहते हैं आप मेरी जांच करा लो, सीबीआई से करा लो, किसकी मेरे पीछे जांच? ईडी लगा दो। नहीं नहीं, उन्होंने ये किसकी नेशनल जांच? वॉइस पे कहा। वो कह रहे हैं साहब मैंने तो टेंडर दिए ही नहीं, अरे सारे के सारे कंगन- बीजेपी ने दिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब टेलीविजन चैनल पे वो कह रहे हैं कि खरीद लो, बेच दो, सब कुछ तो देख लिया। किस चीज़ की जांच होनी है? हरीश रावत कराते जांच, सीएफएसएल की जांच कि ये सीडी झूठी है कि सच्ची है? कभी हरीश रावत ने कहा तो मैं मजाक कर रहा था? कैसी बात कर रहे हैं? उत्तराखंड का एक एक आदमी मानता है कि हरीश रावत भ्रष्टाचार में डूबे हैं, अखंड तक डूबे हैं। हरीश रावत एक नकारात्मक व्यक्तित्व के धनी हैं। हरीश रावत नकारात्मक राजनीति करते हैं। हरीश रावत भ्रष्टाचार करते हैं। हरीश रावत परिवारवाद करते हैं। हरीश रावत तमाम वो गलत काम करते हैं जो राजनीति में नहीं होना चाहिए। अच्छा, हरीश रावत के फॉर्मूले को आप तोड़ेंगे कैसे? वो मुसलमान को साथ लेके चलते हैं, ठाकुर को साथ लेके चलते हैं और पिछड़े को साथ लेके चलते हैं। इस कॉम्बो को आप कैसे तोड़ेंगे जो 3 चीजें वो लेके चल रहे हैं? ऐसे ये सब कॉम्बो वम्बो आप लोग बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने बनाया था, हम 73 सीटें जीत गए। वो राष्ट्रीय चुनाव था, उत्तराखंड में ये राज्य का चुनाव हम है। 5 सीटें जीत गए। आप चुनाव में देखिएगा, हमारा फार्मूला देखिएगा। हम उत्तराखंड को विकास का फार्मूला, विकास का एजेंडा लेके आए। हम बहुत बड़ी अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जीतने वाले हैं। और हरीश रावत कांग्रेस के बहादुर शाह जफर साबित होंगे, अंतिम सम्राट होंगे हरीश रावत। हरीश रावत अब रहने की स्थिति में नहीं है। ये हरीश रावत कांग्रेस मुक्त जो उत्तराखंड है, ये उसके लास्ट अंतिम सम्राट है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, कैसे करेंगे आप? आपकी अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं है, आप और काम करना है आपको, तो कब तक टिकट डिक्लेयर करेंगे? कैसे काम होगा? वो तो ऑलमोस्ट उनके टिकट सबको पता है कहाँ कहाँ से किसको लड़ना है, क्योंकि जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनका कटेगा नहीं। नहीं, उनका पता और हमारा क्यों नहीं पता है आपको? फिर आप बताएं ना। नहीं, हमारा तो उन्होंने बताया क्या, हम भी बता देंगे समय आने पे। देखिए ऐसा है, तो आप उत्तराखंड का चुनाव अगर देखते आए हों, आप देख लीजिए, चुनाव डिक्लेयर होने के 2-4 दिन के बाद ही टिकट डिक्लेयर, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सब मामला फिट है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सबको पता है बीजेपी आ रही है। और मैं बताऊँ, सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कौन होता है? सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक अधिकारी होते हैं। अधिकारी को सुर पलट गए हैं, ये सब समझ गए हैं कि जा रहे हैं। हरीश रावत के पास गढ़वाल में तो कोई नेता प्रचार करने तक के लिए नहीं बचा है। और हरीश रावत जिन लोगों का साथ काम कर रहे हैं, वो पैसे कमा सकते हैं, दलाली कर सकते हैं। वो नेता नहीं है, वो जनता में नहीं जा सकते। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे। ये दलाल राजनीति नहीं कर सकते। दलाल जाके वोट मांगने की स्थिति में नहीं, पैसे मांगने की स्थिति में जरूर हैं। और पैसे से चुनाव जीतते तो टाटा आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन जाता। इसलिए उत्तराखंड के अंदर मामला बिल्कुल स्पष्ट है, भाजपा आ रही है, कांग्रेस जा रही है। गढ़वाल के अंदर उनके पास, जिसको आप कह रहे हैं नेता नहीं है, किशोर उपाध्याय हैं जो कि टिहरी से 2 बार के जीते हुए हैं, वहाँ से दिनेश धने हैं। अरे हारे हुए हैं, बोलिए भाई, आखिरी चुनाव हारे हुए हैं। आखिरी हारे हुए, चलिए आखिरी हारे हैं, लेकिन दिनेश धने ही हैं वहाँ। दिनेश धनई का बयान लगातार आ रहा है कि मैं कांग्रेस के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोग कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ना नहीं चाहते उत्तराखंड के अंदर, ऐसी दशा है। वही दिनेश धने, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने ही तो सरकार बचा रखी है। तो चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते ना कांग्रेस के टिकट पे, नहीं लड़ेंगे भाई। और मैं कह रहा हूँ ना, ये कोई नेता है कोई? चलिए आप दिनेश धनी को बोले, दिनेश धनी को कोई नेता मानता है क्या उत्तराखंड के अंदर? कोई गढ़वाल में टिहरी से बाहर निकल कोई जानता है क्या? टूरिज्म मिनिस्टर अरे मिनिस्टर तो आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, जानता कौन है दिनेश धनी को? दिनेश धनी कौन भाई? नगर पालिका के नेता रहे वहाँ, कौन एमएलए बन गए तो बहुत बड़े नेता हो गए? पूरे टिहरी में जिसकी पहचान नहीं है। आप गढ़वाल की बात करें, मैं कह रहा हूँ टिहरी में कोई नहीं जानता इनको। चलिए, निकल अच्छा, के तो है टिहरी शहर से बाहर। अच्छा, गढ़वाल से आप कितनी सीट ले आएंगे? आप तो सुबोध उनियाल को लेके गए हैं, आप कितनी सीट ले आएंगे गढ़वाल से? हम गढ़वाल, कुमाऊं, तराई सारे में मिला के हम एक बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीत रहे हैं। आज तक अगर उत्तराखंड का इतिहास देखें तो 2002 में 36 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, जो कि एकदम मेजॉरिटी को टच करती है। 2017 का चुनाव उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक इसलिए होगा कि इसमें 36 का वो जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा, एक अच्छा कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी। एक इसके लिए याद रखा जाएगा, दूसरा कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड के लिए सदैव याद रखा जाएगा। आप ये कह रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ भीतर घाती भी हैं। ये भी बताया जा रहा है जैसे आपने उनके काटे, आपके कुछ लोग जिन 12 को आप टिकट देंगे, वो लोग उनसे मिलने की बात कर रहे हैं, और बात भी हो रही है, रुड़की में भी हो रही है। चलिए ऐसा है, ये अमित शाह जी की पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है। भीतर घात वाली बातें भूल जाइए, वो दिन चले गए भीतर घात वाले। अब यहाँ ये सिस्टम नहीं चलता है।
यहाँ भीतरघात करने वाले की किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ कोई इस पार्टी के अंदर सोच नहीं सकता है। ये सिस्टम नहीं चलता है यहाँ। यहाँ तो पार्टी के लिए काम करना है, पार्टी ने सबको, और कौन करेगा भीतरघात? ये सारे पार्टी के कमिटेड सिपाही हैं, सबको पार्टी ने सब कुछ दिया है। आप नाम लेके देखिए, हर आदमी को पार्टी ने संपूर्ण दिया है। इसलिए सबका रोल है, सबको अपना काम करना है। जो पार्टी कहेगी सबको करना है, पार्टी को जिताना है, बहुमत दिलाना है, कांग्रेस को विदाई दिलानी है। इस सब के लिए हमारे जितने नेता हैं सब लगेंगे। भीतरघात की ये तो कपोल कल्पना तक रखिए, ये तो अब किंवदंती बन गई है, ये कोई नहीं सोच सकता है। अनिल जी, कैसे आप कह रहे हैं ये बात? हरदा से बड़ा चेहरा कौन सा है आपके पास जिसको आप दिखाएंगे और आप कहेंगे कि हम इनके नाम पे लड़ रहे हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? आपने तो अभी तक चेहरा ही नहीं दिया। नहीं, ये कहाँ पर आवश्यकता है कि चेहरा देना जरूरी है? ये कहीं मैंडेटरी है क्या? अरे आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, सेनापति तो हो। सेना लड़ेगी, किसके नेतृत्व में लड़ेगी? वो सेनापति कौन होगा? देखिए, हम चेहरा देंगे नहीं देंगे, देंगे तो कौन देंगे, ये सारे अधिकार पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड देखेगा, बैठेगा, तय करेंगे हम कि हमको चुनाव जीतने के लिए चेहरा देना जरूरी है कि नहीं देना है। इसलिए वो समय तय होगा। लेकिन अगर आप देखें पीछे का, महाराष्ट्र में हम जीते, हमने कोई चेहरा नहीं दिया। हम हरियाणा में जीते, हमने कोई चेहरा नहीं दिया। हम झारखंड में जीते, हमने कोई चेहरा नहीं दिया। हम असम में जीते, हमने चेहरा दिया। हम वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल हमारी जो चुनाव की रणनीति है उसके तहत जो प्रतिपक्ष में लोग हैं उनको कैसे परास्त किया जाए, उसकी रणनीति को देखकर हम लोग तय करते हैं। आवश्यकता होगी तो देंगे, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं देंगे। यही तो पूछ रहा है, कुमाऊं भी पूछ रहा है, गढ़वाल भी पूछ रहा है, सतपाल महाराज, विजय बहुगुणा, कोश्यारी जी, खंडूरी जी, निशंक जी, 5 पांडव आपके पास खड़े दिखते हैं। इन 5 में से क्या एक भी इस लायक नहीं है जिसको आगे लाया जाए? नहीं, मैंने कहा ना, ये तो हमारी पार्टी की रणनीति है ना, ये तो हमारी प्लानिंग है ना। हम कैसे दुश्मन को परास्त कर सके, हम कैसे अपने विरोधियों को परास्त कर सके, ये तो हम सोचेंगे कि हमको चेहरा देना कि नहीं देना। ये पूरी तरह से हमारा अधिकार है। और हम समय आने पर उत्तराखंड के हित पे कांग्रेस को कैसे हटाया जाए, किस रणनीति के तहत है, जो निर्णय है वो समय आने पर लेंगे हम लोग। आप कह रहे हैं 2 साल की आपकी जो भी उपलब्धियां हैं केंद्र की, उसको हरीश रावत कहते हैं कि साहब आपने आपदा का 8,000 करोड़ का पैसा था, आपने नहीं दिया केदारनाथ का पैसा, अभी तक आप नहीं दे रहे हैं। फिर आप नमामि गंगा की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नमामि गंगा में भी हमें पैसा आप नहीं दे रहे हैं। वो बार बार आरोप लगा रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि मेरा बजट ही आपने रोक लिया। ये हरीश रावत किस स्कूल से पढ़े हैं? इनको कुछ डेमोक्रेसी, जमहूरियत के बारे में कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे भाई, चुनाव उत्तराखंड राज्य का हो रहा है, आप केंद्र सरकार की बात करने लग जाते हो। आपने क्या किया है? आपने अपने टेन्योर में उत्तराखंड में क्या किया है? केंद्र सरकार ने जो करना है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, केंद्र सरकार के कार्यों पे हम लोग जाएंगे ना 2019 में, जनता के सामने रखेंगे कि हमने साहब, आपने हमको मैंडेट दिया था, हमने ये काम किया है। अभी आप बताइए आपने क्या किया है? ये गुमराह ना कीजिए। ये हरीश रावत बहुत शातिर पॉलिटिशियन है, ये काम करते हैं, ये केंद्र की तरफ मोड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड का चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड लोकतंत्र की मर्यादा है कि जब राज्य का चुनाव होता है तो राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां बताए, केंद्र का चुनाव होगा तो हम अपनी उपलब्धियां बताएंगे। आज गुमराह करने की जरूरत नहीं है। और मेरा भी आप मीडिया के मित्रों से आग्रह है कि इधर उधर की नहीं, आज तो हरीश रावत हरदा अपने कामकाज बताएं। मेरे मैंडेट था, मैंने ये किया, ये नहीं किया, ये नहीं कर पाया, मेरे को अफसोस है, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कीजिए, ये बोलें। इसलिए हरीश रावत आज अपना जवाब दें। वो तो ये कह रहे हैं साहब, मैंने वृद्ध पेंशन चलाया, मैंने महिलाओं का पेंशन चलाया, खिलती कलियां जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए चलाया, हम स्टूडेंट्स का भी दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? हरीश रावत ये बताएं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया। हरीश रावत ये बताएं कि उन्होंने बच्चों के लिए क्या किया। हरीश रावत ये बताएं कि उन्होंने रोजगार कितने लोगों को दिया। हरीश रावत ये बताएं कि उन्होंने कितना विकास किया। हरीश रावत ये बताएं कि टाउन प्लानिंग में क्या किया। हरीश रावत ये बताएं कि उद्योगों के लिए क्या किया। हरीश रावत ये बताएं कि विद्युत उत्पादन में क्या किया। हरीश रावत ये बताएं कि उन्होंने शिक्षा में क्या काम किया। एक एक करके बताएं ना। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से हरीश रावत को चुनौती देता हूँ। हरीश रावत आए, किसी मंच पे, आपके टीवी कैमरा पे आए, अपनी सरकार पे चर्चा करें। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर हरीश रावत चर्चा में जीत जाएंगे तो हम उनका लोहा मान लेंगे,
हम अपनी पराजय मान लेंगे। हरीश रावत आए आज, और आज डिबेट करने के लिए तैयार हो, जनता के सामने, जनता तय करेगी। हरीश रावत आए, डिबेट करें। वो कह रहे हैं, आप डेंगू की बात करें, नगर निगम में हर जगह आप हैं। कांग्रेस कहती है कि नगर निगम की सफाई और नालियों की जिम्मेदारी आपकी है, कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। इतना सिंपल बात थी तो किशोर उपाध्याय को समझा लेते। अगर इतना ही सिंपल था तो किशोर उपाध्याय कैसे कह रहे थे कल कि ये जो महामारी हुई है इसके सरकार का फेलियर है। देखिए, देहरादून को समझ लीजिए, नगर पालिका क्षेत्र कहाँ है। अगर डोईवाला में और अगर देहरादून के ग्रामीण इलाकों में, अगर सहसपुर के इलाकों में अगर डेंगू फैल रहा है तो सरकार की ज्यूरिडिक्शन है। और ये ज्यूरिडिक्शन का खेल बंद करो भैया। उत्तराखंड का आम आदमी मर रहा है और तुम सरकार की और नगर पालिका की बात करने लग जाओगे। यही हरीश रावत है। मैं यही कहता हूँ, हर वक्त चीज़ों को घुमा के, हर चीज़ों को झूठ बोल के वो इस तरीके से करना चाहते हैं। नहीं चलेगा ये। यही कहना उत्तराखंड का युवा समझता है। ये डेंगू आज उत्तराखंड में चढ़ गया है तो इसके पीछे हरीश रावत का फेलियर है। कभी डेंगू नहीं होता था उत्तराखंड के अंदर, कभी नहीं सुना था हमने चिकनगुनिया उत्तराखंड के अंदर। आज हरीश रावत की करतूतें हैं कि ये जो मैं कह रहा था अर्बन प्लानिंग नहीं की गई, मैं यही कह रहा था आपको कि टाउन प्लानिंग नहीं की गई, नालियां बनाई नहीं गई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए नहीं गए, नालियों से पानी जमा हो रहा है। यही फेलियर है हरीश रावत का। आप यूथ और बूथ की बात करते हैं, आप यूथ को बूथ तक कैसे लेके जाएंगे? फॉर्मूला क्या होगा आपके आने वाले वक्त के अंदर? अमित शाह आ रहे हैं, 3 बड़ी रैलियां हो रही, वो क्या हैं? और आप प्रधानमंत्री की कितनी रैलियां चाहेंगे वहां पे? देखिए, निश्चित तौर पे अभी जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो प्रधानमंत्री जी आएंगे। अमित शाह जी के 3-4 कार्यक्रम अभी लग चुके हैं। नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में 3-4 कार्यक्रम अमित शाह जी के। पार्टी के तमाम बड़े नेता आएंगे, पार्टी की अपनी रणनीति, हमारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे, उत्तराखंड सरकार का फेलियर बताएंगे, हमारी जो उत्तराखंड को लेकर कल्पना है, जिस तरह का उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बनना चाहिए, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर स्विट्जरलैंड बनने के जो पोटेंशियल है वो होना चाहिए, उस सब के बारे में बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि हमने देश के दुश्मनों को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, कैसे पाकिस्तान को बिल के अंदर डाल दिया है, कैसे हिंदुस्तान के दुश्मन मारे फिर रहे हैं। हाफिज़ सईद जो है सेना के बैरकों के अंदर सो रहा है, मसूद अजहर भाग गया है, दाऊद इब्राहिम लापता हो गया है। सब बातें बताई जाएंगी। उत्तराखंड तो वैसे एक सैनिक बहुल प्रदेश है, उत्तराखंड तो वीरों की भूमि है, इसलिए उत्तराखंड के लोग समझेंगे। और हरीश रावत जी जो मैंने कहा है कि अंतिम सम्राट होंगे उत्तराखंड के, कांग्रेस के बहादुर शाह जफर साबित होंगे। आप देखिएगा ये चीज़ साबित होगी समय पे। परिवर्तन रैली से आप कैसे परिवर्तन लाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं परिवर्तन रैली हम लेके आ रहे हैं, ये क्या है, ये क्या बताएगी? देखिए, एक सहज तरीका है लोगों तक जाने का। हम अपनी योजनाओं को लेकर, हम अपने कार्यक्रमों को लेकर, सरकार की विफलताओं को लेकर हर विधानसभा में जाएंगे, लोगों को अवगत कराएंगे। डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा तरीका है कि हम सीधा लोगों से संवाद करें, लोगों के घर तक जाके बात करें, हर घर का दरवाज़ा खटखटाएं और अपनी चीज़ें बताएंगे। तो एक परिवर्तन रैली है और वाकई ये परिवर्तन करेगी, ये बात तो तय है। गेम चेंजर क्या है आपका? आप कह रहे हैं परिवर्तन होगा, वो टर्निंग पॉइंट क्या है, वो गेम चेंजर क्या है? ये सब गेम चेंजर ही बता रहा था मैं अभी तक आपको। उत्तराखंड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी आधे % का मार्जिन है, हर बार यही आप लोग आधे % के मार्जिन से हार गए हैं आप, वो आधा % आप कैसे मैनेज करेंगे? चलिए, इस बार ये मिथ भी तोड़ देंगे। इस बार हम 1-8% नहीं, इस बार हम 10% का फ़र्क डाल के दिखाएंगे। मैंने कहा आपको कि उत्तराखंड के इतिहास में ये चुनाव 2 चीज़ों को याद रखा जाएगा। एक जो कि 36 सीटें कोई क्रॉस नहीं किया है उसका, और दूसरा कांग्रेस मुक्त करने का। और कांग्रेस मुक्त करने का तो हमारा बड़ा आसान तरीका है। पूरी कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, केवल एक हरदा और उनका एंड फैमिली जो बची है उसको इस चुनाव में समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और हरीश रावत की राजनीति की इतनी इस चुनाव में हो जाएगी। उसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी शासन करेगी। और उत्तराखंड को जो नया उत्तराखंड बनाने की जो कल्पना है, उत्तराखंड को जो विकसित उत्तराखंड बनाने की कल्पना है, उसको हम पूरा कर सकेंगे। वो यही तो कह रहे हैं कि साहब आपने कहा था काला धन 15 लाख रुपए हर अकाउंट में डालूंगा, वो इसको मुद्दा बनाने आपने अभी तक नहीं डाला। फिर सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इतनी बार तो हमला हो चुका भारत के अंदर, और वो बार बार कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया, ये सेना ने किया। उसके बाद वो कहते हैं आपने कहा बॉम्बे ब्लास्ट के दोषी अभी भी नहीं आए, गिरफ्त में किसको लिया है, आपने किसके संग ऐसा संधि कर ली है कि साहब जो हमारे दोषी हैं वो इस डेट तक वापस हिंदुस्तान को सौंप दिए जाएंगे? देखिए,
मैंने कहा ना, हरीश रावत जी की शिक्षा दीक्षा पे मैं बहुत ज़्यादा खुल के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई? बम्बई हमले के बाद हुई थी क्या? किसी और हमलों के बाद हुई थी क्या? इतने बड़े बड़े हमले देश के अंदर हुए, कभी हुई थी क्या? कभी आपने सुना कि सेना क्रॉस करके जाके मार के आई हो? और मेरे को तो समझ नहीं आता इन कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है, ये क्यों हाफिज सईद की भाषा बोलते हैं, क्यों जाके पाकिस्तान के आगे जाके गिड़गिड़ाते कि मोदी को हटाओ। अरे हमारी सेना कह रही हमने मार के आए, वहाँ नवाज शरीफ पार्लियामेंट बुला रखी है, विशेष सत्र बुला रहे हैं, सारे रो रहे हैं, छाती पीटना चल रहा है, और ये कह रहे हुई नहीं। कांग्रेस को सोचना चाहिए, कम से कम देश के सेंटीमेंट को समझे। आज देश का सेंटीमेंट कांग्रेस के खिलाफ इसीलिए है कि देश के सेंटीमेंट को नहीं समझते। जब उत्तराखंड का वीर बाटला हाउस में शहीद होता है मोहन चंद शर्मा, उस वक्त सोनिया गांधी जाके आंसू बहाती है आतंकवादियों के लिए, ये दर्द है। जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहता है मोदी को हटाइए, जब मुंबई के अंदर हमला होता है तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आरएसएस ने कराया है, जो पाकिस्तान के हमले को कहते हैं। यही दर्द है। आज हिंदुस्तान क्योंकि देवभूमि, उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, जिस दिन कांग्रेस ने सैफरन टेररिज्म की बात की, जिस दिन कांग्रेस ने कहा हिंदू आतंकवाद की बात की, उत्तराखंड के हर वीर जवान के सीने में दर्द हुआ उस दिन। हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ना इस कांग्रेस का काली करतूत थी। आपने जो बात कही, इसमें एक और बड़ी चीज़ आ रही है, महिलाओं को साथ लेके चलना है। आधी आबादी को नरेंद्र मोदी कहते हैं। 33% की बात हो रही, कितना टिकट, 70 सीटें हैं, महिलाओं को कितने टिकट मिलेंगे? वो बड़ी उम्मीद कर रही हैं, देख रही हैं आपकी तरफ। बिल्कुल, मैं मानता हूँ उत्तराखंड में तो माताओं की, बहनों की भूमिका रही उत्तराखंड को बनाने के लिए। उत्तराखंड में तो महिलाओं की भूमिका होनी ही चाहिए, और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व महिलाओं को देगी, ये बात जरूर तय है। एक अमूमन जो बात होती है बैठक में, लगभग की हम बात कर लेते हैं कि लगभग 70 सीट में से 10 मिल जाएंगी, 15 मिल जाएंगी, कुछ एक आइडिया लगभग। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये राम नहीं, जी का मैं तो उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ ये बोलने के लिए। देखिए, प्रवक्ता जो है ना, वो सेना का जवान है, वो इन्फेंट्री का आदमी है। उसको कहा जाता है गोली चलाओ, तो हम गोली चलाते हैं। जब हमको कहा जाएगा, बताया जाएगा, तब हम बताएंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड का जुरिडिक्शन है, ये अधिकार केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। अब हमारी पार्टी राहुल गांधी जी की तरह प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो है नहीं कि सोनिया माता जी ने तय करना हो, राहुल भैया ने तय करना हो। हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी बैठती है, पार्टी तय करती है, जब तय करेगी तो हम बताएंगे। चलते चलते आप पत्रकार भी रहे, ऐसा कौन सा स्लोगन याद आता है, ऐसा कौन सा शेर याद आता है जो लगता है कि दिल को छू जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कोई अपना भविष्य उसमें दिखता है, अगर आप अपने उत्तराखंड की भूमि के लिए कहना चाहते हैं? देखिए, शेर व शायरी तो मुझे आती नहीं, लेकिन मैं तो पार्टी समय आने पर नारा भी देगी, पार्टी नारा भी देगी। मेरे लिए तो आज एक ही नारा है, क्योंकि मैं उत्तराखंड का चुनाव देख रहा हूँ, उत्तराखंड में रहूँगा पूरे चुनाव में, तो मेरे लिए तो एक ही नारा है, भाजपा आ रही है, कांग्रेस जा रही है। यही मेरा मूल मंत्र है। भाजपा आ रही है, कांग्रेस जा रही है, इस भावना के संग भारतीय जनता पार्टी जाएगी। अब देखते हैं देवभूमि की जो जनता है वो कैसे इन दोनों में से एक को चुनेगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि अपने आप जनता न्याय करती है और उससे बड़ी कसौटी किसी की नहीं होती लोकतंत्र में। अब देखते हैं देवभूमि की जनता यानी कि जो जनार्दन है वो अपनी बागडोर किसके हाथ में देगी। दोनों तरफ से कोशिश जारी है, लेकिन हरदा को हराना है तो आखिर किस को लेके आना है, ये भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाती है। देखते हैं जनता किसको बनाती है। आज शख्सियत में इतना ही। प्रखर प्रकाश मिश्रा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार।